अब पार्ट है बी। अब हमने इस बुक्स को कैसे रीड आउट करना है। इस बुक्स में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप इंडेक्स पे आ जाइए। हम लाइन टू लाइन कुछ नहीं पढ़ने वाले। इसमें सबसे नीचे आके देखिए, एक लिखा है मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर MCQ। यहां पर 100 क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूं आपको, इन क्वेश्चंस में से हर पेपर में 5 to 10 मार्क्स का पेपर डला ही हुआ है। अब आपका है कि आपके कौन से आने हैं। तो अगर आपके पास डले हुए हैं, ये समझाने की जरूरत मुझे है नहीं, ये आपको है। अब सर इसके आंसर तो लिखे नहीं हुए हैं, तो यू हैव इंटरनेट, यू हैव गूगल। आप गूगल कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। उसको टिक कीजिए, फिर याद रखिए। और याद ना हम ABCD नहीं करते, याद हम उसका आंसर करते हैं, वो फिर किसी भी जगह पे आ जाए। उसके बाद है हमारे पास फुल फॉर्म्स। अब फुल फॉर्म में हमारे पास गड़बड़ क्या है, हम लोग फुल फॉर्म जो करते हैं, जो पीछे दी हुई वही फुल फॉर्म याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। हमने फुल फॉर्म जो है, जब आप बुक्स पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा आपको, बीच में फुल फॉर्म भी है, उनको भी अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, उनको भी अंडरलाइन कर लेना है। तो वो रही हमारा फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास जीके। नेक्स्ट है हमारे पास जीके, जनरल नॉलेज। तो हर पेपर में जीके क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इजी है। इसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 40 पे एक्सटेंशन। खोलने की जरूरत नहीं है बेटा, वहीं पर एक्सटेंशन क्या होते हैं। अब आप एक्सटेंशन याद करोगे। अब एक्सटेंशन क्या होते हैं, इस बात को समझो। अब क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा आपसे, वाइवा में पूछा, अगर वाइवा में पूछा गया तो कितने मार्क्स का होगा, 10 का। क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो एक्सटेंशन ये वो, ये रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा वर्ड है कि जैसे एक इंसान का सरनेम जो लगा होता है, उससे उसकी कास्ट, उसकी आइडेंटिटी शो करती है, उसी तरह से नाम एक अलग चीज़ है, फाइल का नेम, पर जब जिस प्रोग्राम में वो बनी हो, उस प्रोग्राम के आइडेंटिटी जो होती है, वो उसके लास्ट के 3 वर्ड लगे होते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ही लगते हैं। बहुतों में लगाने पड़ जाते हैं, किसी में नहीं तो बाय डिफॉल्ट लगते हैं। जैसे कि आपने बताना, आपको खुद बताना है सर, जैसे कि मेरे नाम के पीछे लग गया अगर .docx है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी फाइल है, MS वर्ड की। अगर ये .xlsx है, तो ये कौन सी है, एक्सेल की। अगर .au है, तो ये कौन सी है, ऑडियो फाइल। ठीक है। अगर .html है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है। इसका फ्रंट नेम सबका सेम हो सकता है। इसीलिए जब आप सेम प्रोग्राम में, सेम फोल्डर में, सेम नाम से फाइल सेव करते हो, सेम प्रोग्राम की, तो फाइल सेव नहीं होती। वो कहती है कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। पर आपके एक ही फोल्डर के अंदर आपने किरण .docs यानी MS वर्ड की भी किरण फाइल बनाई हुई है, एक्सेल की भी किरण नाम की फाइल बनाई हुई है, आपकी ऑडियो फाइल भी किरण नाम से है, आपके HTML फाइल किरण, वो सभी नाम किरण से बन जाएंगे, लेकिन वो सारी फाइलें अलग अलग है। बात समझ आई। तो आपसे जब पूछा जाए एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो आपने इस तरह से उसका आंसर दे देना है। ठीक है, नहीं है, ओके। उसके बाद आ जाती हैं शॉर्टकट कीज। अब शॉर्टकट कीज के जो भी हैं, चाहे वो MS वर्ड की है, एक्सेल की है, मुझे नहीं लगता कि ये भी मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपने जो, चाहे आपने MS वर्ड कर लिया पूरा, चाहे आपने एक्सेल कर लिया पूरा, चाहे दोनों कर लिए, शॉर्टकट कीज क्या होती है, उन्हीं कमांड्स की शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं शॉर्टकट कीज। आपसे पूछा जाएगा कट की शॉर्टकट की क्या है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, या इडेंट की शॉर्टकट की क्या है, या आपसे गो टू की शॉर्टकट कीज क्या है, या रिप्लेस की शॉर्टकट कीज क्या है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। समझे बात को, ओके। अब नेक्स्ट आ गया, अब यहां तक आपको पता लगा ये कैसे तैयार करना है, ओके। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे MS ऑफिस। यानी हमने ये बुक जो है ये 3 पार्ट में बांटी थी। एक पार्ट आपको क्लियर कर दिया। दूसरा पार्ट जो इसके अंदर चलता है वो होता है हमारे पास
फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल और सेकंड पार्ट है हमारे पास विंडोज़। अब विंडोज़ में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, एक्सेल की तैयारी कर रहे हो, एक्सेल का पेज खोल लिया, एक्सेल सामने खोल लिया, कितने टैब है, किस टैब में कितनी कमांड्स है, कौन सी कमांड किस टैब के अंदर आती है, ये कब पता लगेगा, जब आप खोलोगे उसको, कॉपी लोगे सामने और आप अपने हाथ में नोट कर लेते हो। एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि जब टीचर्स ने MBD गाइड से ही पढ़ाना होता है, स्कूल में 7 से ही पढ़ाना होता है, तो फिर आपको लिखने के लिए, कॉपी बनाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? आता है ना माइंड में? वो इसलिए किया जाता है कि कम से कम लिखते समय, क्योंकि आप जब लिख रहे होते हो ना, तब आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा सकता। नकल मारते हो ध्यान इधर उधर जाता है कि उसे उतार रहे हैं। जब आप अपने आप सोच के लिख रहे होते हो ना, तब आप उसको पढ़ते हो पहले और फिर लिखते हो। तो वो कहते हैं कम से कम एक बार तो ये रिवाइज हो ही जाएगा। तो आपको ये कितने कीज लिखे गए, कितने नहीं होते, कितने टैब है, कितने उसके अंदर ऑप्शन है, ये आपको रट जाने चाहिए। वो कैसे रटते हैं, जब आप उनको एक बार लिखोगे। बस सामने खोल लो, लिखना शुरू कर दो, सामने खोल दो, लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 8 होगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने उनके टैब्स याद रखने हैं, कौन सी कमांड्स वो जो दिखा रहा है वो पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। अब सर ये बात ये है कि सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं कैसे पढूं इसको, ये पॉइंट बहुत आता है। तो आप सबके पास घरों में फ़ोन है, गूगल ट्रांसलेट का एक ऑप्शन आता है, सबके उस पर है, उसमें हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप करना चाहते हो, जस्ट सिर्फ आप बुक्स खोलिए, उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, आप बुक्स की पिक क्लिक कीजिए, वो कन्वर्ट करके आपको बता देगा। अगर नहीं भी आपको पता लगा तो बहुत जल्दी इसकी वीडियो इंस्टा पे या यूट्यूब पे आ जाएगी कि वो कैसे करना है। मैं बोल दूंगा सर को, वो बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेज बंद हो चुके हैं, इसलिए आपको पर्सनल मैसेज नहीं आते अब, ठीक है? तो अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप चैनल पे ही प्रोवाइड होगी। जिसने फॉलो नहीं किया हुआ वो फॉलो कर लीजिए प्लीज़। मार्क को छोड़ो, सेंटर के साथ साथ सेंटर से जुड़ी अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहती है। क्लियर है? उसमें कोई ऐसी वैसी सामग्री तो आती नहीं है कि भाई जिससे कि आपके घर वाले ये पूछे कि यहाँ कौन सा फंड चल रहा है। एजुकेशन से जुड़ी, सेंटर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, जॉब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, तो वो आपके काम आने वाली है। इंस्टाग्राम पे वैसे भी तो 10 चैनल फालतू के हमने फॉलो कर ही रखे हैं जिनसे कोई बेनिफिट नहीं है। और डोंट वरी, अभी तक हमारा टारगेट उनसे पैसा कमाना नहीं हुआ, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रही, ठीक है? सो सिंपल है, आप लोगों की नॉलेज के लिए हमने चैनल तैयार किए हैं, ठीक है? ओके, स्टॉप कर दीजिए, कट कर दीजिए। नहीं, क्योंकि मेनली आपको बुलाया गया था जो पॉइंट है फंडामेंटल का, उसके बारे में। क्या नाम है आप लोगों का? अपनी बातें बन रखिए प्लीज़, ठीक है? नहीं है, बेटर रहेगा। ओके, तो अब फंडामेंटल हम करते हैं शुरू। फंडामेंटल के बारे में कोशिश रहेगी आज ही ख़त्म करने के, 5-10 मिनट ऊपर हो सकते हैं क्योंकि आप लोग कहीं बहुत सारा लेट भी आए हो। यहाँ तक आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हो। है कोई क्वेश्चन, डाउट? होना चाहिए वैसे, अगर एक पूछेगा 10 के काम आएगा। स्टार्ट कर दिया सर, कर दिया? हाँ जी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन हम शुरू करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है इंट्रोडक्शन में, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक आवर वर्क इजियर एंड मोर एफिशिएंट। इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस देम एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट एज आउटपुट। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम ये लाइन 5th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जाहिर सी बात है, उसमें चाहे बैटरी लगी है या सीधा प्लग आउट हुआ है, प्लग इन लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
ये 1832 में चार्ल्स बाबेज के द्वारा तैयार की गई है। उससे पहले से तैयारी चल रही होगी, लेकिन चार्ल्स बाबेज को द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर आज की तारीख में आपके हाथ में आ गया है, छोटा सा हो गया, स्मार्ट वॉच बन चुकी है। लेकिन शुरुआत में ये ऐसा नहीं था। जिस तरह इंसान है, इंसान शुरू से ऐसा नहीं था, ये मॉडर्न ह्यूमन है, तो ये उससे पहले आदि मानव भी रहा होगा। तो धीरे धीरे डेवलपिंग हुई, अलग अलग युग आए, अलग अलग जनरेशन बनी। तो पिछले जनरेशन से अगली जनरेशन ज़्यादा एडवांस नज़र आती है। हम कहते हैं नहीं, आज के बच्चे तो भाई बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो उसी तरह से आज के कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। तो ये एडवांस तो अब शुरू हुए, लेकिन इनका बेसिक फंडा, एक होता है बेसिक फंडा, वो शुरू से लेके आज तक सेम है। आपने आजकल वर्ड सुना होगा कि आजकल हम जो सोचते हैं या जो हम बोलते हैं, हमें उसी तरह की इंस्टाग्राम पे रील आनी शुरू हो जाती है। होता है ना? ये क्यों होता है पता? जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो मोबाइल के अंदर, तो उसमें परमिशन देते हो। तो जब आप परमिशन दे रहे हो ना, तो उसमें यह भी आता है कि वो आपके ऑडियो वीडियो को एक्सेस करेगा। तो इस समय मैं जो बोल रहा हूं, अगर मेरा फ़ोन यहाँ नज़दीक है तो वो इसको भी एक्सेस कर रहा है, तो वो मुझे उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा। लेकिन ये मैंने सोचा नहीं, अगर मैं सोचने में भी लगाऊं, बोला है तो ये मैं बोलूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, तो एक कमांड होती है इनपुट, शुरुआत यहां से होती है। अब लाइक मैं सर को बोलता हूं, सर मुझे इन सारे बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, तो पहले सर को आप सबके नेम पता होने जरूरी है, फिर वो लिस्टिंग तभी तैयार करेंगे या इसी को कर देंगे। पहले सारी डिटेल उनके पास होनी चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस या इनपुट वो चीज़ होती है जो जिससे हम कंप्यूटर को कमांड करने का हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब लाइक मैंने टीचर्स को बोला है या किसी को बोल दिया कि पानी लेके आइए, तो ये मैंने क्या किया, एक कमांड दी। मैं ऐसे भी कह सकता था पानी लाइए या पानी लेके आइए, तो इशारे से भी हो सकता है, लेकिन था तो ना, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक उसे पता क्या लगेगा कि क्या करने के लिए बोला गया। तो ये है हमारे पास इनपुट। अब कंप्यूटर में इनपुट के जो तरीके हैं, जो डिवाइस है, वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, बारकोड स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक, जॉयस्टिक्स, ठीक है, MICR स्कैनर जो है मैग्नेटिक है। तो यानी कि ये सब पॉइंट्स जो रहते हैं, ये इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, लाइक इनको बोला था कि पानी लेने के लिए, तो ये क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो इनको उठते समय ये बात जहाँ तक ये जाएंगे याद रखनी पड़ेगी कि क्या करने के लिए बोला था। इस चीज़ को बोलते हैं स्टोरेज। पता लगा ये ग्लास ले गई, किचन में जाके भूल गई क्या कहा था, तो फिर पानी की जगह पर पता नहीं क्या लिया है, ठीक नहीं है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या है, स्टोरेज जरूरी है। तो कंप्यूटर में दूसरा पॉइंट होगा जुड़ा स्टोरेज का। वैसे ये ऑप्शनल था, पर अब ये भी जरूरी हो गया स्टोरेज पॉइंट। अब उसके बाद ये उठे, इन्होंने ग्लास लिया, ये वाटर कूलर तक गए, टूटी ऑन की, पानी लिया, वापस आए, मुझे दिया। ये टाइम क्या था? प्रोसेस। ये क्या था? ये जितना काम हुआ प्रोसेस। तो पहले भी 1832 में इनपुट होता था, स्टोर होता था, प्रोसेसिंग होती थी, जिस तरह की कमांड दी गई उस तरह से प्रोसेसिंग होगी। अब आता है वापस आउटपुट, रिजल्ट। अब या तो खाली ग्लास मेरे हाथ में आएगा, ये क्या है सर, पानी नहीं है, ओके, ये रिजल्ट मेरे लिए क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेकिन रिजल्ट तो फिर भी है, या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर उसमें पानी हुआ तो क्या हुआ? पॉजिटिव। तो आउटपुट आपको जो मिलती है, जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। तो सबसे पहले क्या होगा? इनपुट, देन स्टोर, देन प्रोसेस, देन आउटपुट। ये बेसिक फंडा है कंप्यूटर का, ठीक है नहीं है? अब इसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये बेसिक फंडा तो पता लग गया। अब इसकी जनरेशन कितनी हुई है? वो कहते हैं 6th जनरेशन है, 5th हो चुकी है, 6th के ऊपर वर्क चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और काफ़ी आगे अच्छा एडवांस रिस्पॉन्स चल भी रहा है।
ये कब, देखो इसमें अंडरलाइन करने वाली लाइन कौन कौन सी है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से बना है जो लैटिन का वर्ड है, तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये लाइन मेन है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। फर्स्ट जनरेशन कौन से साल से लेकर कौन से साल तक थी, ठीक है, कौन से ईयर से अपना सेकंड जनरेशन शुरू हुई, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज थी। आप बिलीव करो ना करो, जो फर्स्ट टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनका कंप्यूटर किसे कहते हैं, उस सीपीयू को, उस मशीन को कंप्यूटर बोलते हैं। ये वीडियो है, डिस्प्ले यूनिट है। उस समय टीवी तो इतने थे भी नहीं, टीवी तो बहुत बाद में एडवांस हुए, इंट्रोड्यूस हुए, पंच कार्ड हुआ करते थे। तो उसमें जो कंप्यूटर था, अभी आप देखो, आप लोगों को किसी को गर्मी लग रही है, मेरे को तो लग रही है। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बैठे हैं, यहाँ पर मस्ती हुई हुई है, राइट। तो इस तरह से जो पहले जो कंप्यूटर थे वो ये हाल से बड़े कंप्यूटर थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि बल्ब टाइप होते हैं, आप लोगों ने कभी देखे भी हो, हमारे घरों में जो पहले बल्ब चलते थे, जो है गाँव में आजकल आज भी होंगे, तो वो क्या होते हैं, उनमें हीट पैदा होती है, जितनी बड़ी लाइट होगी उतनी ज़्यादा हीट पैदा कर रहे होंगे, वो गर्मी है। तो आप सोच के देखो, अगर इतने बड़े कमरे में 1000 के करीब वैक्यूम ट्यूब्स लगी हो तो कितनी हीट पैदा हो। जब वो हीट पैदा होगी तो उस रूम में जाना भी डिफ़िकल्ट होगा, वो एनर्जी भी ज़्यादा लेंगे क्योंकि वो लाइट ज़्यादा लेते थे। अब वो ज़्यादा जल्दी हीट से एक दूसरे कंपोनेंट को ख़राब कर रहे थे, स्लो स्पीड थी। ये था फर्स्ट आपकी जो जनरेशन थी, उसके डिसएडवांटेज और उसके बारे में ब्रीफ। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर बने वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद सेकेंड जनरेशन शुरू हुई। सेकेंड में यूज हुआ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मोर एफिशिएंट थे वैक्यूम ट्यूब से, ठीक है। तो कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, इसमें कौन सा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, कितना इसका वजन था। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल ना वो कंप्यूटर कढ़ाई की मशीनें आती है बड़ी बड़ी, देखिए आपने जेसीबी से उन्हें रखते हुए देखा होगा। क्या वो इजी है कि हम उसे उठा के इधर से इधर रख दें? उसके लिए फिर से मशीन लानी पड़ेगी या बहुत सारे बंदे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी बहुत भारी है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो हाथ में ही आ जाए, टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सारा फीचर उसके अंदर है। तो कहना क्या चाहते हैं, आज की तारीख में जब कंप्यूटर इतना बड़ा था तो पॉसिबल नहीं था इधर से उधर लेके जाना, वो टेबल पे नहीं आ सकता था, उसमें स्लो स्पीड थी, MLL मशीन लेवल लैंग्वेज थी, हर का अंदर को समझ नहीं आ रहा था। तो आज की तारीख में क्या है, आपकी घड़ी में मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल स्मार्ट वो फ़ोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, तो कितने पावरफुल है वो। तो ये थी जनरेशन सारी। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये कैसे डिफ्रेंशिएट है। थर्ड जनरेशन कब शुरू हुई, थर्ड जनरेशन में जैसे हमारे पास IC इंट्रोड्यूस हुए, फोर्थ जनरेशन में जैसे हमारे पास CPU इंट्रोड्यूस हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है CPU कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन सी जनरेशन में, IC कौन सी जनरेशन में आई, ठीक है, ट्रांजिस्टर कौन से में थे या सेकंड जनरेशन में क्या थे, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था, फिफ्थ में क्या हुआ, सिक्स किसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये चीज़ें कर लोगे आप। बता दिया मैंने आपको कि लैंग्वेज कैसे करनी है। आगे आप मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेजर जो कंपोनेंट्स है यानी हिस्से हैं, पार्ट्स है, वो कौन कौन से हैं। इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। इसमें से मैं आपको इनपुट बता चुका हूं। CPU का प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, आपके पास जैसे पूरी बॉडी के अंदर माइंड होता है, पूरी मशीन के अंदर एक छोटी सी चिप लगी है जिसे कहते हैं CPU, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। हमारे पास दो वर्ड है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। बैकबोन होता है हमारा मदरबोर्ड, क्योंकि हमारा CPU किस पे जुड़ा हुआ है, मदरबोर्ड के ऊपर। हमारे ये जो मॉनिटर की तार, कीबोर्ड की तार, माउस की तार, ये किस पे जुड़ी हुई है, मदरबोर्ड के पीछे पोर्ट जो बने हैं उनके ऊपर। हार्ड डिस्क कहाँ लगी हुई है, हार्ड डिस्क कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो किस पे जुड़ी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। तो बैकबोन है वो कंप्यूटर की, वरना कहाँ लगाओगे जब तक शॉफ्ट ही नहीं है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, CPU। अब CPU के तीन हिस्से हैं, CPU के तीन हिस्से हैं, कौन कौन से। एक है हमारे पास ALU,
दूसरा हमारे पास MU और तीसरा हमारे पास है CU। अब ALU क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर या हमारा जो भी है मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहा है। कितनी स्पीड से क्या चीज़ घूम रही है, कितनी देर में क्या चीज़ ट्रेवल कर रही है, वगैरह वगैरह। और हम कोई भी क्वेश्चन करें उसका लॉजिकली आंसर या तो पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव, या ट्रू निकलेगा या फॉल्स। लॉजिक में ही काम होता है। आप कमांड करते हो तो उसके ऊपर वो लॉजिक, या तो आपकी कमांड यस होती है या नो होती है। तो ये जो हिस्सा है, ये कंप्यूटर में जितनी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आती है, मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है, जो लॉजिकली कैलकुलेशन होती है, कंपैरिजन होता है, वो ALU सोल्व करता है। फिर हम लोग फाइल रख के भूल जाते हैं, किताबें रख के भूल जाते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं। कंप्यूटर भूलता है तो उसकी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी यूनिट लगा होता है जिसका काम होता है कि हर चीज़ को याद रखना। वो CPU का पार्ट होता है। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कभी ऐसा हुआ कि आपने MS वर्ड खोला हो और एक्सेल खुल गया हो, आपने फोटोशॉप खोला हो, गूगल क्रोम खुल गया हो? नहीं। तो देखो आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, स्नैपचैट भी है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर है, पर आप जिस पे क्लिक करते हो वही खुलता है तो सारा कुछ वहीं पर डिजिटल फॉर्म में। लेकिन कौन सी ऐसी IC है, कौन सी चिप है जो उनको कंट्रोल करती है? वो डेट इज द कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है कि जिसको हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखना कि जब तक प्रिंटर की कमांड नहीं आएगी, भाई प्रिंटर तूने नहीं चलना। वो कंट्रोल क्या हुआ ना, ठीक है। ये तो यही चीज़ होती है। तो हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है, ये दो तरह की मेमोरी होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे आपका माइंड है, माइंड में क्या है? हमारे पास दो पार्ट होते हैं, टेम्परेरी पार्ट एंड परमानेंट पार्ट। तो परमानेंट में जो मेमोरी आपको बचपन की मेमोरी अभी भी याद होगी, कोई ना कोई पॉइंट्स, एक बार में ऐसे था, ऐसे थी वगैरह, ये बात पक्की मेमोरी में गई हुई है। और आपको ये नहीं पता परसों घर में क्या बना था, वो टेम्परेरी मेमोरी में है। याद करने से आ भी जाता है, नहीं सर पता ये परसों पनीर बने सी। ठीक है, ओके जी। तो आउटपुट डिवाइस पता लग गया आपको। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? जैसे आपसे पूछ सकते हैं वहां पर वाइवा में भी कि कंप्यूटर की तीन कोई विशेषताएं बताओ या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप बता सकते हो स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड उतनी ज़्यादा है जितनी आपकी नहीं है। लाइक मैं हाथ से उतनी तेज पेपर लिख लूँगा जितनी तेज कंप्यूटर पे लिख लूँगा। फिर एक्यूरेसी, मैंने आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए कहा 15,240 मल्टीप्लाई बाय 16,340, आंसर निकालिए। अब आप अगर बिना कैलकुलेटर से आप कॉपी पे निकालने की कोशिश करोगे तो एक तो टाइम बहुत लगेगा, स्पीड क्लियर होगी, कंप्यूटर में से टाइप करने की जरूरत पड़ेगी, एंटर करोगे आंसर आ जाएगा। फिर एक्यूरेसी लेवल, आपने किया, आपका रिजल्ट हो सकता है, इनका हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो 50% का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। पर यहाँ पर 25 कंप्यूटर लगे हैं, क्या इस पर रिजल्ट अलग आएगा, उस पर अलग आएगा? सेम आएगा। डेट इज द एक्यूरेसी लेवल। डिलीजेंस, जिस तरह इंसान काम करते हुए थक जाता है, टायर्डनेस फील करता है, बीमार हो जाता है, ये मशीन है, ये कभी कहती है चलो 1 घंटा हो गया भाई उठ जा मेरे आगे से, मैं देख देख के बोर हो गया, नहीं, ठीक है। आप थक जाते हो करके, उसको बहुत पढ़ लिया आजकल करेंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन, ठीक है। वर्सेटाइलिटी, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस समय गाने भी गा लूं और साथ साथ पढ़ा भी लूं, इट्स पॉसिबल फॉर मी? नो। डांस भी कर लेते हैं, पॉसिबल फॉर मी? नो। लेकिन कंप्यूटर में उसी टाइम पे आपने डाउनलोडिंग लगा दी, उसी टाइम पे सॉन्ग चल रहे हैं, उसी टाइम पे आपने प्रिंटिंग लगाई हुई है, उसी टाइम पे आप फाइल बना रहे हो, उसी टाइम पे आप कुछ और चीज़ कर रहे हो। वर्सेटाइलिटी है। अच्छा, अभी इसी कंप्यूटर पे बैठ के आप डिजाइनिंग कर रहे थे, अभी इसी कंप्यूटर पे अकाउंट करने लग गए। सर आप आज तो बने हो टीचर, कल को आप डॉक्टर बन के दिखाइए, पॉसिबल फॉर मी? नो, आई एम नॉट वर्सेटाइल, कंप्यूटर वर्सेटाइल है, ठीक है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, मैं बता चुका हूं पहले, फाइल आपने कहाँ सेव की थी आप भूल सकते हो, पर अगर आप 10 साल बाद भी उस फाइल को ओपन करते हो, आपने क्या लिखा था, कब लिखा था, कितने वर्ड लिखे थे, एटी उसमें रहते हैं। द पावर ऑफ रिमेंबरिंग। नो IQ, ये इसका एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। नो फीलिंग्स, हमें अगर किसी के बारे में गलत लिखना है
या जैसे मान लीजिए आज की तारीख में हम कहते हैं कि उसकी पिक का मिस यूज किया गया, तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ गलत है, पर उसकी फीलिंग नहीं है, उसे नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। नो आईक्यू, वो आपको स्टॉप नहीं करता कि आप गलत कर रहे हो, पर इंसान कह सकता है नहीं यार ये चीज़ गलत है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स अलग हो गए। नो आईक्यू, कंप्यूटर से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है, न्यूक्लियर अटैक किया जाता है किसी के ऊपर, तो वो गलत है ना, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वो कंप्यूटर रोकता नहीं किसी को भी, बस वो पूछता है कि आर यू श्योर करना चाहते हो। वो भी हमने कहा हुआ है कि पहले पूछ लेना 2-4 बार, कभी सीधा गलती से बटन दबाए और शू। ठीक है, स्टोरेज ओके। अब आ गया कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में इस्तेमाल होता है। अब आज की तारीख में तो ये सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि किस जगह इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें पॉइंट लगा होम, घर में कैसे इस्तेमाल होता है। घर में आप ब्राउजिंग करते हो, इंटरनेट चलाते हो, गेम्स खेलते हो, ठीक है, अपने स्कूल का वर्क करते हो। मेडिकल फील्ड में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रिसर्च जो की जा रही है, मेडिसिन कब एक्सपायर होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो रही है। एंटरटेनमेंट में आप सॉन्ग्स चला रहे हो, आजकल AI टून का, अपना ऑटो टून का काम चल रहा है। कोई आदमी अपने वोकल्स डाल के पूरा म्यूजिक तैयार कर लेता है, पूरे सॉन्ग लिख लेता है, ठीक है। नहीं है इंडस्ट्री में जो आपकी पेरोल स्लिप्स बन रही है या आपके फाइनेंस मैनेजमेंट चल रहे हैं, ये सारे किसमें कंप्यूटर में तैयार किया जा रहा है, टैली की जा रही है। अगर आप एजुकेशन की बात करो तो आपके नोट्स किससे बने हैं, ये कंप्यूटर से, ठीक है। नहीं है आप अपने MCQ क्वेश्चन पेपर, आप ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हो, आप PT कर रहे हो, सब पेपर कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर पे। गवर्नमेंट अपना जो भी डाटा रखती है कि किसको कितना दाना दिया, कितना किससे पैसा लिया, कितना फंड आया, कितना नुकसान हुआ, सब केस पे जा रहा है कंप्यूटर से। बैंकिंग में किस अकाउंट में कितने पैसे गए थे, कब कहाँ कितने ट्रांसफ़र किए गए, सारा हिसाब किताब किस पे है, कंप्यूटर पे। बिजनेस में पेरोल स्लिप, सैलरी स्लिप्स वगैरह तैयार करी, इनवाइस डाटा एंट्री की जा रही है, ई वे बिल बनाए जा रहे हैं किससे, ठीक है। नहीं है बिजनेस में आप बिजनेस के साथ ट्रेनिंग, जूम मीटिंग ली जा रही है। आजकल जैसे वो खान सर वगैरह या अवध ओझा सर है, वो बैठे बिहार में है, यहाँ पर लोगों पढ़ा रहे हैं किससे, ठीक है। नहीं है आर्ट्स में अगर आप जैसे डांस स्टेप सीख रहे हैं, या आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग में लगा लो, घर बनाने से पहले उसका नक्शा बन जाता है, गाड़ी बनाने से पहले उसकी लागत निकल आती है, तो ये सब किससे पॉसिबल हो रहा है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर डिवाइस, अब ये डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं, आगे इनकी पिक्स दी हुई है। कीबोर्ड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास जो कीबोर्ड होता है उसे कवर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। कवर्टी का मतलब, सर कवर्टी क्या होता है, आप जब पहली लाइन देखते हो ना, वो QWERTY, ये पहले 5-6 अक्षर है आपके हर एक कीबोर्ड पे, इसे कवर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। आप कभी भी अपना कीबोर्ड देखना सेम फ़ॉन्ट में चल रहे होंगे, QWERTY। तो ये कवर्टी कीबोर्ड होता है, इसमें 101 से लेकर 125 तक कीज़ होते हैं, किसी मल्टीमीडिया कीज़ होते हैं, नंबर कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़, एरो कीज़, ठीक है। नहीं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़ जो F1 F2 वगैरह के होते हैं, वो सारे सर आपको दिखा भी देंगे, बता देंगे। तो ये सारे जो होते हैं कीज़ होते हैं। माउस, लेफ़्ट बटन, राइट बटन, व्हील बटन जो होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, देखो कीबोर्ड के आगे मैनुअल इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहा गया, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे एक रिमोट टाइप, मुठा टाइप होता है, जैसे आपका गेयर बॉक्स भी होता है, वो भी एक जॉयस्टिक टाइप का होता है, ठीक है। ये आगे पीछे करने के, लाइट पेन, आप पॉइंटिंग डिवाइस आपने देखा होगा कि जब कोई रील या कोई न्यूज़ चल रही होती है तो सर्कल बन जाता है ना आदमी के भागते हुए के ऊपर कि ये है वो बंदा, इसको नोटिस करो ये क्या कर रहा है। या आप जब क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे होते हो, मैच देख रहे होते हो, तो उस पर सर्कल बना देते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो वो क्या था, लाइट पेन से होता है, ठीक है। नहीं है ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, आप यहाँ हेडफोन होता है हमेशा, स्पीकर होते हैं आउटपुट, माइक होता है इनपुट, ठीक है। नहीं है डिजिटल कैमरा, वो होता है आपके पास, डिजिटल कैमरा जो होता है वो होता है इनपुट, उसकी जो स्क्रीन होती है वो होती है आउटपुट, उसके नीचे जो प्रिंटर लगा होता है वो होता है हमारा आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, ठीक है। आपका जो फ़ोन है उसकी डिस्प्ले क्या है, आउटपुट, पर आप उसी पे क्लिक कर करके, स्वैप कर करके चला रहे होते हो, उस तो डिस्प्ले के ऊपर एक टच स्क्रीन लगी होती है, वो टच स्क्रीन क्या है, इनपुट। समझिए बात को, तो ये सारा पढ़ लेना।
यहाँ के साथ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कहीं और डेवलप हुआ है, उसका मेन सर्कल, जैसे लाइक मैं यहाँ पर से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ से बोल रहा हूँ, पर उसको एक्सेस कहाँ कर किया जा रहा है, उसको एक्सेस बहुत सारी मल्टीपल जगहों पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। लाइक जैसे ये है हमारा कंप्यूटर, हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है, प्रिंटर इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर आप वहाँ से भी चला लेते हो। तो ये क्या है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट्स। ठीक है, जीमेल, फेसबुक या नेटफ्लिक्स, तो वो अपने सर्वर पे डाल रहे हैं सारी चीज़ें, और उनके जो क्लाइंट है, हम लोग क्या हो आगे उसके क्लाइंट, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल भी इसमें यही दिखी हुई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सीरी, गूगल डॉक्स वगैरह वगैरह, कि भाई आप कहीं से बना के कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो, जिसको भी आप एक्सेस पॉइंट दोगे। आगे आगे आपके पास आउटपुट डिवाइस। आउटपुट बताया था मैंने क्या होते हैं, वो डिवाइस जिनका काम कंप्यूटर में रिजल्ट देना होता है, उन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। लाइक प्रिंटर, प्रिंटर पेपर पे आउटपुट देता है, स्क्रीन, हेडफोन या स्पीकर, या आपके पास अब मॉनिटर बताया इसने, मॉनिटर को होता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। देखो मॉनिटर में आगे लिखा हुआ है ए मॉनिटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि वीडीयू। अब आप कहते हो कि फुल फॉर्म में वीडियो नहीं था, यहां पर है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेते हो कि ये भी एक फुल फॉर्म है। आपसे कहा गया एलसीडी, वहां पर नहीं थी, लिक्विड क्रिस्टल डॉयड, अपना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की फुल फॉर्म्स। ये क्या होती है, जैसे पहले हमारे पास घरों में बड़े बड़े टीवी होते थे, देखा ना, लंबे लंबे, शायद पड़े हो किसी के पास, उन्हें बोलते हैं हम CRT, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद आई LCD। LCD की जो ब्राइटनेस थोड़ी कम थी, अगर आप थोड़ा साइड से देखते थे तो वो दिखती भी नहीं थी। आपने आज की तारीख में आईफोन वाले यूज करते हैं, कहते हैं कि इस पर ना प्राइवेसी गार्ड लगाया हुआ है, फ्रंट से देखोगे तो दिखेगा, अगर साइड से देखोगे तो नज़र नहीं आ रहा होता ना, वो LCD टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, आगे आ गया LED, लाइट इमिटिंग डोड। अगर आप थोड़ा तिरछा भी रखोगे 170 पे, कोई 180 पे नज़र ही नहीं आएगा, 170 भी करोगे तब भी नज़र आ रहा होता है कि इसके ऊपर कुछ चल रहा है, डिस्प्ले आ रही है, ब्राइटनेस। उसी तरह से OLD की सर पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है, ऑर्गेनिक लिखा है, आगे LED लिख दिया। LED फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डॉयड। क्लियर? ठीक है, नहीं है? प्रोजेक्टर पता ना आपको? ठीक है, बड़ी डिस्प्ले लेना। ठीक है, वीडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, तो यहां पर बताया गया। अब प्रिंटर के बारे में आ गया कि प्रिंटर क्या होते हैं, वो डिवाइस जिनका काम आपके आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करना, किसी फ्लैक्स बोर्ड पे प्रिंट करना, ये जो करते हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं प्रिंटर। जैसे प्लॉटर हो गए। अब ये दो तरह के होते हैं, पूछे तो प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। प्रिंटर दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैसे इंसान को लेडीज एंड जेंट्स में बांट दिया गया, वैसे ही हमारे पास प्रिंटर को दो में बांट दिया गया, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने लाइन सुनी होगी, सर ये इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है। इसको जितना मर्जी समझा लो, इसकी बात, मेरी बातों का इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं। इम्पैक्ट होता है निशान, असर, इफेक्ट, और नॉन इम्पैक्ट होता है जिसका किसी चीज के ऊपर इफेक्ट ना पड़ रहा हो। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें एक चीज होती है, अच्छा प्रिंट निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए हमें, एक पेपर चाहिए, ठीक है, और एक वो पेपर जैसे कि लाइक जैसे मेरे पास ये है, ये है मेरे पास कार्बन पेपर, यानी कि लाइक रिबन, ये है मेरे पास पेपर। अब मैंने इसके ऊपर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पेन लेना पड़ेगा, ये होता है हेड, स्ट्रोकिंग। अब ये इसके ऊपर स्ट्रोक करेगा, पंच करेगा, तो क्या होगा, नीचे इंक से वो चीज पेपर के ऊपर छप जाएगी। अब पेपर के और हेड के बीच में क्या लगा हुआ है, रिबन। तो जब पेपर और हेड के बीच में कोई चीज बीच में जुड़ी हो जो पेपर के ऊपर इंपैक्ट डाले, उसे कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर जैसे कि लाइन प्रिंटर जो पूरी पूरी लाइन प्रिंट करते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सर ये प्रिंटर देखे नहीं है, कमर्शियल यूज में बहुत मिलेंगे।
आप बैंक में जाओ, वहाँ पर बड़ा सारा प्रिंटर पड़ा होता है, जिसमें वो आपको अगर आप स्टेटमेंट मांगते हो तो निकाल के देते हैं। उनमें कॉस्ट जो पेपर की होती है वो बहुत कम आती है। उसमें या तो रिबन लगा होगा या कार्बन पेपर बीच में डला हुआ होगा, और वो हेड सिर्फ घूम रहा होता है, स्ट्रोकिंग कर रहा होता है। आपको एक एग्जांपल हो बताता हूँ कि सर कैसे पता लगेगा। आप लोगों ने कभी कचहरी वगैरह जाके आप कभी गए हो तो आपने देखा वहाँ पर किसी के पास टाइपराइटर होते हैं, आप यूट्यूब भी कर लेना। तो वो क्या होता है, एक रिबन लगा होता है और रिबन के ऊपर नीचे पीछे पेपर होता है, और वो जो स्ट्रोक है, जो बटन दबाते हैं, वो हथौड़ियाँ निकलती रहती है, टक 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 वो उस पर मारती रहती है, और वहाँ पर वर्ड प्रिंट हो रहा होता है। तो ये होता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जिनमें कार्बन पेपर का इस्तेमाल या रिबन का इस्तेमाल नहीं होता, सीधा डायरेक्ट हेड जो है वो पेपर के ऊपर लगता है, वो प्रिंट कर देता है। जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सीधे पाउडर कोटिंग होगी, सीधा ड्रम से निकला, टोनर से निकला और प्रिंट हो गया पेपर। इनकी स्पीड फास्ट होती है, पर डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है ये। अब उसके अलावा 3D प्रिंटर, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल क्या है, 3D प्रिंटर कौन सा है, कब बनाया गया, किसने बनाया, ये सारी लाइनें जरूरी है, तो इनको अंडरलाइन करना है। आपको बता 3D प्रिंटर कौन से होते हैं, आपने देखा 3D मॉडल्स बनते हैं। ठीक है ये, जैसे प्लास्टिक के ये लाइक इस तरह से बन जाते हैं, तो ये 3D प्रिंटर से बनाए जाते हैं। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह फिर ये हो जाता है। कैसे बनाएंगे? तो पहले इनका स्टैचू तैयार किया जाता है। तो 3D प्रिंटर हो गया। ऑल इन वन प्रिंटर, जिसमें स्कैनर भी और ईमेल भी, फैक्स भी, प्रिंटर भी बीच में होता है, उसे ऑल इन वन प्रिंटर कहा जाता है, AIO। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होते हैं? जिसे आप लोग बैक टाइप या ये फ्लैक्स बोर्ड वगैरह निकालते हैं, ये आम प्रिंटर में थोड़ी निकलेंगे, पर है तो ये भी आउटपुट ही। ठीक है। थर्मल प्रिंटर, आपने कभी देखा होगा कि आपके जो कपड़े आते हैं उनके डब्बों के ऊपर स्टिकर्स लगाए जाते हैं, क्वांटिटी, रेट, प्राइस वगैरह का, वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। ठीक है। मेमोरी, इन कंप्यूटर मेमोरी आर ए डिवाइस और सिस्टम डेट यू यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज। देखो कंप्यूटर में क्या होता है कि जब आप यूज कर रहे होते हो कंप्यूटर को, तो आपकी फाइल ऑटोमेटिक मेमोरी में ओपन होती है। मैं आपसे कहूं कि आपके पापा कैसे दिखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी मेमोरी में उनकी फोटो आ जाती है। आप तभी, मैं बता अच्छा अपने पापा के बारे में ना 4 लाइनें बताइए, तो आपकी मेमोरी में तुरंत वो आ जाते हैं और आप उनकी मेमोरी को उनके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हो। तो ये जो है कंप्यूटर में भी एक डिवाइस जो है वो मेमोरी यूनिट का काम करता है। इसमें 3 तरह की मेमोरी इस्तेमाल होती है। एक है कैश मेमोरी, ये कंप्यूटर की सबसे महंगी मेमोरी होती है। ये कहाँ होती है? ये CPU के अंदर डाली जाती है। ये एक रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, तो अगर वहाँ पर कैश मेमोरी का जिक्र है तो आप कैश मेमोरी लिखोगे। अगर बाई चांस कैश मेमोरी नहीं है, वहाँ पर रजिस्टर है, तो आप रजिस्टर से बोलोगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेमोरी का नाम कैश मेमोरी है, पर वो टाइप जो है वो रजिस्टर के टाइप में होती है। ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि सबसे तेज मेमोरी है, CPU के अंदर है। अब दिमाग के अंदर जो है सबसे बारीक वाइंस होते हैं, किसके अंदर? दिमाग के अंदर। आपके दिमाग के अंदर सबसे बारीक नालियाँ नलियाँ होती हैं। तो इसी तरह से सबसे महंगी मेमोरी किसके अंदर है? CPU के अंदर, आपके कंप्यूटर के पार्ट्स के अंदर। इसके बाद इसमें 2 मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले तो वर्ड समझिए, प्राइमरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी किसे कहते हैं। जब कहते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दे देते हैं एक बार। प्राइमरी होता है जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स होते हैं, जिनमें होता है। अब आपकी जो फाइल आप कंप्यूटर ओपन करते हो, आप MS वर्ड खोलते हो, अगले दिन आते हो तो दोबारा से MS वर्ड खोलना पड़ता है या खुला ही रहता है वो? तो यानी कि वो जो विंडो ओपन हुई थी कंप्यूटर में, वो जो सॉफ्टवेयर ओपन हुआ था आपके कंप्यूटर में, वो टेम्परेरी था। आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन बार बार आपको ओपन करनी पड़ती है, बाद में उसे बंद कर देते हो या ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो वो होती है टेम्परेरी, वो होती है आपकी मेन मेमोरी। अगर आप बताइए, अगर आप व्हाट्सएप में लिख ही ना पाओ तो कोई बेनिफिट है उसका?
नहीं, अगर कंप्यूटर में आप लिख ही ना पाओ, फाइल बना ही ना पाओ, तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो ये हमारी मेन मेमोरी होती है, इसको रैम भी इसमें पार्ट होता है, रैम एंड रोम। मेन मेमोरी हमारी दो टाइप की होती है, एक रैम, दूसरी रोम। रैम कौन सी होती है, रोम कौन सी होती है? अच्छा, राम नहीं बोलना, रैम बोलना है, ठीक है। तो हमारे पास रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। आपने जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो या MS वर्ड ओपन करते हो तो, या फोटोशॉप ओपन करते हो, तो कुछ टाइटल्स आते हैं, कुछ लाइनें लिखी आती है, तो वो उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे नॉट ईजी टू चेंज, वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कितनी मेमोरी ले रहा है, कितने इसमें पॉइंट्स लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे, कंप्यूटर स्टार्ट करते हो बूटिंग होती है, ये होती है रोम। आपके जिसमें हार्ड डिस्क भी आती है, आप जब फाइल कंप्यूटर आपने सेव कर दी तो वो कौन सी मेमोरी में चला जाता है, रोम मेमोरी के अंदर, ठीक है। आपके कहते ना मेरे मोबाइल में 4 GB रैम है, 28 GB इसमें रोम है, यानी कि उस 28 GB में आप अपना डाटा रखते हो, ठीक है नहीं है, तो वो होती है आपकी रोम मेमोरी। रैम हमारे पास जब आपकी फाइल आप वहाँ से उठाते हो, देखो आपने फाइल सेव कर दी आज, अगले दिन आते हो आप MS वर्ड खोलते हो, उस फाइल को उठाते हो, वो फाइल तो एडिट मिल जाती है ना। MS वर्ड मिला नहीं मिला, फाइल मिल गई, जैसे ही सेव की वो फाइल कहाँ चली गई, आपकी रोम मेमोरी के अंदर। तो रैम क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी है। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी है, कि जब आपने एक बार बना दी, सेव कर दी, अब उसको आपने चेंजेस करने के लिए रैम में लाना पड़ेगा, रोम के अंदर। यानी कि आप मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क में आपको फाइल ओपन किए बिना आप कहते हैं उसके अंदर चेंजेस हो जाए, पॉसिबल है नहीं। आपको उस फाइल को लेके आना पड़ेगा रैम के अंदर, सॉफ्टवेयर ओपन करके उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर से उसको सेव करना पड़ेगा रोम के अंदर, समझ गए। तो यहां पर आपके पास रैम के पार्ट्स लिखे हुए हैं, SRAM, DRAM, डायनेमिक रोम के पार्ट लिखे हुए हैं, प्रोम, EEPROM। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जिसमें डाटा बाद में जाता है, जैसे लाइक आप अपनी पेन ड्राइव में डाटा ले लेते हो, हार्ड डिस्क में ले लेते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आप किसी को जो थंब प्रिंट होते हैं वगैरह वगैरह और पॉइंट्स जो होते हैं आप CD में ले लेते हो। तो ये जो डिवाइस जो सेकेंडरी में आपका डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बोला जाता है। हमारे पास 3 वेयर होते हैं, फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इज हार्डवेयर, थर्ड इज ह्यूमन वेयर। हम तीसरे नंबर पे आ गए ह्यूमन वेयर, क्योंकि हम चलाने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका मोबाइल है एप्पल का, आपका फ़ोन है सैमसंग का, या चार्जर, या आपका ये जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब पार्ट, प्रिंटर, ये क्या है, हार्डवेयर। इनको चलाने के लिए आपके पास कंप्यूटर तो है पर उसके अंदर विंडो नहीं चलती, उसके अंदर MS वर्ड नहीं है, फिर आपके काम का है किसी को। तो ये जो MS वर्ड है आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्रोम है, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो समझिए कमांड क्या होती है, या एक इंस्ट्रक्शन। स्कूल में कहा जाता है स्टैंड अप, इसका मतलब क्या हुआ, सिट डाउन। ये आपको एक कमांड है, जैसे टीचर कहेगा स्टैंड अप, खड़े होना है। कंप्यूटर में जब आप न्यू कहते हो उसका मतलब क्या होता है, न्यू फाइल आती है। आप ओपन कहते हो तो क्या होता है, नई फाइल, पुरानी फाइल कोई जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओपन हो जाती है, उसकी ऑप्शन आती है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक्सटेंशन या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कमांड, द ग्रुप ऑफ कमांड। देखो चाहे वो डाटा एंट्री का काम है, चाहे कुछ भी है, जैसे आपको सिंगल वजन तोलने के लिए हमारे पास होता है ग्राम, और 1000 ग्राम का बन जाता है 1 किलोग्राम, 100 किलो का बन जाता है 1 क्विंटल। इसी तरह से आपके पास वो ग्रुप को भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो कमांड्स आपके पास 2 तरह की कमांड्स होगी, एक इंटरनल कमांड, एक एक्सटर्नल। पहले तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल को समझ गए क्या होता है। जो अंदर के होती हैं, अंदर होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल। फेफड़े क्या है, इंटरनल पार्ट है। हार्ट का क्या है, एयर क्या है,
एक्सटर्नल के बाहर नज़र आ रही है। ठीक है, तो आपके पास हार्ड डिस्क जो है वो इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, क्योंकि वो अंदर भी लगती है और कुछ हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाहर भी आप लेके अलग से पोर्टेबल घूमते हो। यूएसबी कहाँ बाहर से लगाते हैं, पेन ड्राइव बाहर से लगाते हैं, वो एक्सटर्नल है। ठीक है नहीं है। आपका मदरबोर्ड क्या है, इंटरनल है। आपके रैम क्या है, इंटरनल है। सीपीयू क्या है, इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ आ गया। इसी तरह से आपके पास दो तरह की कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड, एक एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, एक इंटरनल कमांड्स कौन सी होती है, जो कोई सॉफ्टवेयर लोड करते साथ डायरेक्ट चल जाती है। एक्सटर्नल कमांड वो होती है जो किसी डिवाइस के साथ अटैच होकर चलते हैं, लाइक प्रिंटर। अगर प्रिंटर है नहीं आपके पास, आप प्रिंटर कमांड चलाते रहोगे, चल जाएगी नहीं, तो वो होती है हमारे पास एक्सटर्नल कमांड। तो आपके पास दो कमांड, आपके पास कमांड होगी द ग्रुप ऑफ कमांड। तो जब इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बन जाए, यानी कि कमांड का ग्रुप बन जाए, उसे बोलते हैं हम प्रोग्राम। ठीक है नहीं है। जैसे एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है, एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम है, एमएस पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है। उसमें एक ही कमांड है नहीं, बहुत सारी कमांड्स होती है। वो सारी कमांड होम की, इंसर्ट की, रेफरेंस की, सारी इकट्ठी होके एक ग्रुप बनाती है, जिसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनका कोड कहीं और लिखा जाता है। जैसे आपके पास फेसबुक चल रही है, फेसबुक में अपडेट आता है, वो आप करते हो, पीछे सर्वर जहां पर लगा वहां पर कोडिंग होती है, आप सर उसको यूज करते हो। ठीक है नहीं है। इंटरनेट में कोई भी चीज़ अपडेट होती है वो सोर्स प्रोग्राम के साथ अटैच होती है। ये होते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिनका वहीं के वहीं आप, जैसे कि आप एमएस वर्ड कर रहे हो या फोटोशॉप कर रहे हो या टेली कर रहे हो, वहीं के वहीं। तो ये होते हैं हमारे पास प्रोग्राम। द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ कार्ड सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स कार्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं तीन तरह के। एक होता है हमारे पास एएस यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारे पास एसएस यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है हमारे पास यूएस यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन कहते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे टैली किस काम के लिए है, अकाउंटिंग के लिए। फोटोशॉप किसके लिए है, फोटो एडिटिंग के लिए। व्हाट्सएप किसके लिए है, मैसेजिंग ऐप है। ठीक है नहीं है। तो ये पर्टिकुलर उसी चीज के लिए है, या व्हाट्सएप पे आप कैलकुलेटर चलाते हो, नहीं ना। तो ये होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो बने होते हैं, उसे कहा जाता है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपके फ़ोन में एंड्रॉयड ही नहीं है तो व्हाट्सएप चल जाएगा, एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं चल रही, और आप कह रहे हो सर मेरे कंप्यूटर में एमएस वर्ड चल रहा। अरे एमएस वर्ड तो दूसरे नंबर पे है भाई, पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो चले। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास, विंडो, एंड्रॉयड, मैक, लाइनक्स, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लग गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर लग गए। आगे आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल होना है, लेकिन उनको आपस में जोड़ने के लिए ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर लोड किए जाते हैं। प्रिंटर है, आप कंट्रोल पी से एमएस वर्ड से प्रिंट निकाल रहे हो, आप एप्सन के अंदर जाकर तो प्रिंट निकाल ही रहे हो, लेकिन उसका एप्सन का एक ड्राइवर जरूर होगा
जो उस प्रिंटर को, पर्टिकुलर प्रिंटर को वो आपके कंप्यूटर के साथ जोड़ देता है, सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ देता है। उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग की ऑप्शन होती है, कीबोर्ड कैसे चलना चाहिए, साउंड कैसे आना चाहिए, लाइक दिस, इसे बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता लग गया, सॉफ्टवेयर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, डिस्क मैनेजमेंट। आगे आपके पास डाटा यूनिट्स। डाटा यूनिट्स क्या होती है? कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड आवर स्पोकन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। वो नहीं समझता। वो क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो होती है MLL। इसी को कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। इसके में डिजिट जो होते हैं 0 और 1 होते हैं, और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, न्यू, मैं कहता हूं ये क्या है, तो ये बाइनरी कोड है। मैं कहता हूं इसका मतलब भी न्यू है। अब आपको नहीं पता लगेगा। तो एक हमारे पास होता है ALL, असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये क्या करता है? ये कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। ये न्यू, आप न्यू तो समझते हो, ओपन तो समझते हो। ये होता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर समझता है इसको, हम समझते हैं इसको, तो कोई मीडिएटर ऐसा भी तो होना चाहिए ना, जो ऐसा काम करे कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझा दे कि हम कहना क्या चाहते हैं, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें बता दे कि वो क्या आंसर दे रहा है। तो ये काम करता है हमारे पास ALL, मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज। इसमें मेनली जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज में इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, 2 वर्ड होंगे, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। कंपाइलर होता है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहले रीड करता है, एरर निकालता है और फिर आपको आंसर देता है, उसे कन्वर्ट करता है। आमतौर पे स्कूलों में ना एक चीज़ कही जाती है, आपको बोलते हैं कल चैप्टर 5 के वर्ड मीनिंग याद करके आना, होता है। अगले दिन टीचर पूछता है, टीचर, तो हम क्या आंसर देते हैं? टीचर का मीनिंग क्या है? इट्स बेटर इट्स ट्रांसलेट। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। टीचर हमें बोलते हैं कि वर्ड मीनिंग याद करके आइयो। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है उस वर्ड का मीनिंग। ट्रांसलेट का मतलब होता है उस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आज तक यही होता आ रहा है। हमें कहा जाता है गॉड और हम बोल देते हैं परमात्मा। ये हमने उसका मीनिंग नहीं समझाया। अगर हम मीनिंग की बात करते तो जब वो पूछते गॉड तो हम बता दें द मास्टर ऑफ यूनिवर्स। सेम लैंग्वेज के अंदर आप मुझसे कहो कि सर कंप्यूटर किसे कहते हैं, और मैं कंप्यूटर को आपको बताने की बजाय उसको हिंदी में उसका नाम बता दूं, तो बात तो उसको डिस्क्राइब करने की थी। राइट और रॉन्ग? तो यही हो रहा है ना स्कूल में। तो वो जो आपको करवा रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ना कि वर्ड मीनिंग सिखा रहे हैं। मीनिंग का मतलब ये होता है कि पूरी के पूरी उसी लाइन को घुमा के आपको उसका निचोड़ है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब चाइना जाए तो चाइना में उनको क्या चाइनीज़ आती है, पर वो सबको समझा रहे होते हैं। तो क्या होगा, उनके साथ में एक पर्सन खड़ा होता है, या तो वो पूरा मोदी साहब पूरी क्या नाम है स्पीच में पहला पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पूरा पॉइंट सुनने के बाद वो सर से कंफर्म करेंगे कि आपने जो बातें कही वही रिपीट कर दो या कुछ चेंजेस करनी है, आपने ये भी बोला। तो वो होता है कंपाइलर, पूरा पैरा बाद में बताएगा। एक होता है हमारे पास ट्रांसलेटर, लाइन टू लाइन इंटरप्रेटर। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, C++ जो है वो कंपाइलिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन में जो या इसमें क्या होगा कि आपको लाइन बाय लाइन बताया जाता है। एक लाइन हुई उसको ट्रांसलेट कर दिया, दूसरी लाइन बोली उसको ट्रांसलेट कर दिया। जहां गलत है सिर्फ वहां रुकेगा, वरना वो लाइन टू लाइन उसको ट्रांसलेट करता चला जाएगा। ये होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। समझ आ गई? तो अब ये जो बाइनरी लैंग्वेज है
इसमें क्या होता है, आप जब कोई डाटा कंप्यूटर में लिखते हो, चाहे आपने सपोज करो ए ही लिख दिया या बी लिख दिया, सी लिख दिया, कोई सिंगल डिजिट भी लिख दिया, तो जैसे मैं बताता हूं, अगर इसके अंदर मैं एक बूंद पानी डालूं तो वो एक बूंद भी तो कहीं ना कहीं जगह घेरेगी ना, या नहीं? तो इसी तरह से जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखते हो, कोई फाइल बनाते हो, कोई सॉन्ग रखते हो, तो वो उसकी मेमोरी कहीं ना कहीं घेरती है। तो इस तरह से जो मेमोरी घेरती है, तो उसको नापने के लिए भी तो कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम वजन तोलते हैं, तो वजन तोलने के लिए क्या होता है हमारे पास? ग्राम, 250 ग्राम का पाइया बोलते हैं ना हम लोग, 500 ग्राम का आधा किलो। नींद आ गई? ओके। तो इसी तरह से जब आप कोई कैरेक्टर लिखते हो, ये होता है बिट। डेटा की एंट्री करने की सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है? बिट। तो इसी तरह से अगर 2 वर्ड हैं ए बी, तो ये क्या हो गया? 2 बिट्स। अगर 4 हो गए तो 4 बिट्स को हम क्या बोल देते हैं? निब्बल ही बोल देते हैं, निब्बल, NIBBLE। 8 बिट को क्या बोलते हैं हम? 1 बाइट। जैसे कि 10 ग्राम का एक तोला बोल दिया जाता है, ठीक है नहीं है? 1000 किलो को, 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं हम? 1000 ग्राम को 1 किलो। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? 1024 बाइट को 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट को 1 मेगाबाइट, ठीक नहीं है? हमारी कैश मेमोरी मेगाबाइट्स में है। उसके बाद 1000 मेगाबाइट्स इज 1 गीगाबाइट। आपकी हार्ड डिस्क, आपकी पेन ड्राइव, आपकी रैम गीगाबाइट में आती है। 1024 गीगाबाइट इज 1 TB। आपकी हार्ड डिस्क भी 1 TB में आ रही है, टेराबाइट्स में। टेराबाइट के बाद आपके पास होगी पेटाबाइट्स, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, और सबसे बड़ी बाइट्स कौन चल रही है आज के में? जियोबाइट, ठीक है? अब टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स कैसे होते हैं? पहला कंप्यूटर का टाइप्स आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, ये 1950 में डेवलप किए गए थे। इनका काम क्या होता है? 1000 ऑफ यूजर्स जो होते हैं, वो एक ही सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे लाइक आपने फेसबुक का मेन फ्रेम सर्वर या सर्वर रूम बना होगा, या हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एक ही सर्वर के ऊपर चल रही होती है। जब अगर वो सर्वर बंद होगा तो आपकी वेबसाइट रुक जाएगी, ठीक है नहीं है? ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। एक होती है आपके पास, जैसे ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग ट्रांजेक्शन सिस्टम, सेंसस वगैरह जो होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। दूसरा आपके पास होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर 1960 में इंट्रोड्यूस हुए थे। ये थाउजेंड्स सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है? आपने क्रिश मूवी भी देखी होगी, उसमें भी दिखाए जाते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे फ्यूचर में क्या होना है, मंगल ग्रह कितनी दूर है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो कैलकुलेशन यहाँ से लेकर वहाँ तक वो कनेक्शन बनाते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो रही है? सुपर कंप्यूटर की। ये बड़े कॉस्टली है, आम बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है नहीं है? अब इंडिया के पास है परम, US के पास है समिट, जापान के पास है फुगाकू। तो यानी कि हर एक देश के पास तो सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है भी नहीं। वर्क स्टेशन होता है, जैसे कि आप कोई डिजाइनिंग, कोई एनिमेशन, आपने देखा होगा उन्होंने पूरा सेटअप स्टूडियो बनाया होता है। जो अपने म्यूजिक इंडस्ट्री वाले भी होते हैं, उन्होंने पूरा एक रूम तैयार होता है, उसमें मल्टीपल उन्होंने गैजेट जोड़े होते हैं। ये होते हैं हमारे पास आपके अपने वर्क स्टेशन, कि हमने म्यूजिक का वर्क स्टेशन या प्ले स्टेशन तैयार, गेमिंग का वर्क स्टेशन तैयार किया हुआ है, या डिजाइनिंग का वर्क स्टेशन तैयार किया हुआ है उस चीज़ का, ठीक है नहीं है? आगे हमारे पास आगे पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका लैपटॉप हो गया या आपका डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रखा जाता है, लैपटॉप जो लैप के ऊपर रखा जाता है, पाम टॉप जो हाथ पे रखा जाता है। छोटे सा पॉइंट में समझा सकता हूँ चीज़ को, ठीक है नहीं है? आपका मोबाइल, आपका बिजली का बिल बनाने वाली मशीन आपकी पाम टॉप है। आपका लैपटॉप, आपकी मैकबुक, वो आपके लैप पे रखे जाते हैं, वो लैपटॉप्स है, ठीक है ना? टैबलेट आपका हाथ में रख के चलाया जाता है, लैप के ऊपर रख के नहीं चलाया जाता, ठीक है नहीं है? डेस्कटॉप के लिए प्रॉपर एक टेबल चाहिए होता है। दोनों में फ़र्क क्या है?
इसमें मॉनिटर अलग होता है, कीबोर्ड अलग, माउस अलग, पावर सप्लाई का पॉइंट अलग, सीपीयू अलग। लैपटॉप में सीपीयू बीच में होता है, डिस्प्ले भी बीच में होती है, कीबोर्ड भी बीच में होता है, माउस भी बीच में होता है। दैट्स इट। ठीक है। एप्पल और पर्सनल कंप्यूटर में क्या, लैपटॉप में क्या फ़र्क है? एप्पल में क्या है कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, उनका हार्डवेयर भी एक ही कंपनी का है। पर लैपटॉप में आपका HP का लैपटॉप है, हार्ड डिस्क में सैमसंग की डली हुई है, रैम उसमें किसी और कंपनी की आई हुई है, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर उसमें विंडो को चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है नहीं है? तो मदरबोर्ड के बारे में बता चुका हूँ, सर्वर के बारे में बताया आपको। सर्वर क्या होते हैं? जैसे कि लाइक यहाँ का हम सर्वर देखें, यहाँ सिर्फ एक CPU है और ये 25 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। नेट उस पर चलेगा तो सब पे चलेगा, इस पे नहीं चलेगा तो किसी पे नहीं चलेगा। प्रिंटर इस पे चलेगा तो सब पे चलेगा, वरना किसी पे भी नहीं चलेगा। ये बंद हो जाए उसको फ़र्क नहीं, पर वो अकेला बंद होगा तो ये फ़र्क होगा। उसके अंदर जो डाटा है वो आप सारे एक्सेस कर सकते हो, तो वो क्या हुआ? वो सर्वर है। ये क्या हुआ? ये क्लाइंट हुई। समझ गए बात को? मदरबोर्ड के बारे में पता लग गया आपको। पासवर्ड जानते हो क्या होता है? नंबर, कैरेक्टर्स, सिंबल्स का एक यूनिक कोड जो आपकी फाइल को ओपन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन मांगता है कि उसको आइडेंटिफाई ऑथोराइज पर्सन ही खोल सके। उस कोड को क्या कहा जाता है? पासवर्ड। नेटवर्क क्या होता है? आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कौन थक गया? हाँ, तो थक गई होंगी। ओके, नेटवर्क क्या? आपने सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, सुनी है? उसमें क्या होता है? एक के साथ दो बंदे जोड़ने हैं, दो के साथ दो चार जोड़ने हैं, ये होता है। इसी तरह से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ना, ये भी क्या होते हैं? नेटवर्क तैयार करना। अब ये तैयार कैसे होते हैं? इनको तैयार करने के लिए भी टेक्नोलॉजियाँ हैं, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका काम कहाँ होता है? जैसे यहाँ पर है, इंटरनेट के थ्रू या वायर के थ्रू या वाईफाई के थ्रू इसको जोड़ दिया गया। ठीक नहीं है? अब इसके साथ तो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, पर ऊपर वाला कंप्यूटर या दूसरे सेंटर वाला कंप्यूटर थोड़ी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा हुआ? लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको सबको हॉटस्पॉट दिया जाता है, ओपन वाईफाई दिया जाता है, तो वह कोई भी बंदा एक्सेस कर लेगा? नहीं, उसने सबको एक्सेस दिया होता है कि आपको कोड, जिनके पास कोड होगा वो इस्तेमाल कर सकता है। वो होता है हमारे पास पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देन होता है हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिससे हम लोग एक सिटी के अंदर का, एक स्टेट के अंदर या कि लिमिटेड एरिया के अंदर का डाटा जोड़ सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास फास्ट वे चैनल चलते हैं घरों में, फास्ट वे हैं, तो फास्ट वे यहाँ पर भी है, उत्तराखंड में भी है? नहीं, वहाँ पर दूसरी कंपनी होगी। USA में भी है? नहीं। यहाँ के चैनल वहाँ पर भी चल रहे हैं? नहीं। तो ये होता है हमारे पास। जैसे कि आपके रेलवे है, आपका SBI का बैंक है, तो वो SBI का डाटा उठा रहा है या PNB का भी उठा रहा है? SBI का। तो ये होता है कि इसका दायरा एक लिमिटेशन के हिसाब से अलग से सेट किया जाता है कि भाई सिर्फ ये वाले यूजर ही इस चीज़ को चला सके, दूसरे ना चला सके। ठीक है? डेट द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क है। जब हम एक बैरियर तोड़ देते हैं, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो कंट्रीज का हो, तो जब हम नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, इसे कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ओपन सोर्स में। इंटरनेट और इंट्रानेट दो वर्ड होते हैं। इंटरनेट, नेट का मतलब होता है जाल, जोड़ना। अगर हम इंटर होता है, कहते हैं ना इस बंदे ने इंटरकास्ट मैरिज करवाई, इसका मतलब क्या होता है? उस दायरे से बाहर। इंटर का मतलब होता है दायरे से बाहर, और इंटर का मतलब होता है दायरे के अंदर। तो अगर हम दायरे के अंदर जो भी दायरा हमने सेट किया, चाहे वो कॉलेज कैंपस का किया, चाहे वो हमने सिटी का किया, चाहे वो हमने अपनी बिल्डिंग का किया, तो जो हमने एरिया सेट किया, अगर उसके अंदर ही यूज हो रहा है, वह है इंट्रानेट। अगर उसके अंदर ही जुड़ रहे हैं तो। अगर हमने बैरियर हटा दिया, कहीं से भी किसी को भी जोड़ सकते हैं, तो वो क्या है हमारे पास? इंटरनेट। ठीक है? अब इसे जोड़ने के लिए हमारे पास RJ45 जो केबल होती है, उसका कनेक्टर जो लगता है उसे RJ45 कहते हैं। जहाँ पर ये पॉइंट जुड़ते हैं, जहाँ कीबोर्ड लग गया, माउस लग गया,
मदरबोर्ड में कंप्यूटर के पीछे जुड़ते हैं ना ये, तो जहाँ वो लगते हैं उन हिस्सों को बोला जाता है पोर्ट। तो वहाँ पर एक लैन कार्ड का पोर्ट होता है, ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं बता चुका हूँ मैं आपको, 0-1 की फॉर्म में आते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज को उसे मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, ये 0-1 में ही होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑक्टल। ऑक्टल में हमारे पास बाइनरी में जैसे हमारे पास 0-1 है, तो हमारे पास ऑक्टल में जो होगा वो 0 to 7 होगा और उसका बेस 8 होगा। डेसिमल 0 to 9 होगा, बेस 10 होगा। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं जो आप आम तौर पे नंबरिंग करते हो, आपके पास सिर्फ 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट ही हैं। 10वां नंबर जो होता है 1 0 रिपीट हो जाते हैं पहले वाले नंबर। गिनती आपकी अनलिमिटेड हो सकती है पर डिजिट आपके फिक्स है। अगर आप ऑक्टल यूज कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 7 7 के बाद आप 8 नहीं लिख सकते, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 108, आगे इसका बेस डल गया 8। ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 8 आ गया, 8 नहीं आ सकता। ये कौन सा नंबर हो सकता है? डेसिमल नंबर। क्यों? डेसिमल में 10 नंबर कोई भी आ सकते हैं, 10 डिजिट आ सकते हैं। इसमें 8 डिजिट आने हैं और 7 तक काउंटिंग रुकनी है। क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हो, आप काउंटिंग करते हो 1 से, पर काउंटिंग शुरू होती है 0 से। 9 पे तो खत्म है। उसके बाद ऊपर का पहला अक्षर क्या था? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, सबके आगे 0 था। फिर 10वां नंबर क्या आया? 1, फिर 0 1 1, यानी कि 1 0 1 1 लगाते रहे और आगे फिर 0 1 2 3 लिखते रहे। तो ये होता है हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास डेसिमल के बाद हेक्साडेसिमल, जिसके अंदर कई बार कैलकुलेशन सीधे नंबरों में नहीं जाती, उसके अंदर अल्फाबेट भी लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिक कंप्यूटर टर्म्स। ये क्या है? बेसिक कंप्यूटर टर्म्स शॉर्टकट लिखा है SMPS किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, ये आप गूगल भी कर सकते हो, आपको फोटो भी मिल जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं है, ये याद रखने हैं। लैंग्वेज बता चुका हूं। कंप्यूटर वायरस वो प्रोग्राम होते हैं, वो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डल के उसको प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। उसके अंदर कैसे की प्रॉब्लम? उसको स्लो कर देते हैं, उनको हैंग कर देते हैं। आप कहते नहीं मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है बार बार, क्यों हुआ? वायरस कैसे आया? आपने कोई ऐसी साइट खोली, ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जो आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल था। आपने पेन ड्राइव से कोई डाटा ऐसा ले लिया जो आपके मोबाइल कंप्यूटर के लिए हार्मफुल था। ये करते क्या है? पीसी को स्लो कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम बंद होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये कब पहला वायरस किसने बनाया, कब बनाया, किस तरह चलाया गया, इसके बारे में सारी एग्जांपल दी हुई है। इसके लिए आप कैसे ये फैलता है इसके बारे में बताया गया है, क्या करते हैं ये बताएगा। कंप्यूटर वायरस कितने तरह के हैं? वॉर्म्स, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क के साथ विदाउट कनेक्शन जोड़े यूजर्स के साथ जुड़ जाता है। ट्रोजन्स क्या होते हैं? रैनसमवेयर क्या होते हैं? इनसे बचने के लिए मेन वायरस कौन से हैं उसका नाम लिखा हुआ है। वायरस प्रोटेक्शन क्या होती है जिससे हम कंप्यूटर को बचा सकते हैं, लाइक एंटीवायरस इस्तेमाल करना, कोई अननोन फाइल डाउनलोड नहीं करना, फ्री के चक्कर में किसी ओपन सोर्स से कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करना। क्योंकि आपके पास मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हम निकालते हैं, एग्जांपल जैसे वीडियो मिक्सिंग का सॉफ्टवेयर है कैपकट प्रो, ठीक है। कोई भी आप लगाए, हम लोग क्या करते हैं, हम उसको परचेज नहीं करते, क्योंकि परचेज होगा तो कहाँ से जुड़ेगा वो? ऑफिशियल साइट से अंदर। लेकिन हम लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं किसी और साइट से जाके, उसमें लिखा होता है फुल वर्जन, लिखा होता ना। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई? जब फुल वर्जन आपने किया, प्रॉब्लम आई कि उस फाइल के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए आपके मोबाइल में जुड़ गए जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं। फिर आप कहते हो कि ये डाटा कैसे लीक हो गया? आप फ्री के चक्कर में फंसे ना, बस, ठीक है। नहीं है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम एंटीवायरस डाल सकते हैं, हम वैसी चीज़ें ना करें। तो उसके अलावा हमारे पास
एंटीवायरस के नाम कौन कौन से वो बता रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिनसे आपका सिस्टम ऑपरेट होता है। तो ये क्या क्या है हमारे पास, विंडोज़। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा 69.75% कंप्यूटर के अंदर क्या चलती है, विंडो। अगर सर्वर का भी इस्तेमाल हो तो 35% सबसे ज़्यादा जो सर्वर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटरों के अंदर, वो भी विंडो का सर्वर इस्तेमाल किया जाता है। और विंडो कौन सी कंपनी की है, माइक्रोसॉफ्ट की, चाहे वो कोई सी भी विंडो रही हो, ठीक है नहीं है। एंड्रॉयड किसका है, गूगल का, ठीक है नहीं है। फेसबुक किसका पार्ट है, मेटा का। इसी तरह से आपके पास एप्पल का सॉफ्टवेयर क्या है, मैक। तो मैक कितने कंप्यूटर में चलता है, सिर्फ 4.79%। लाइनेक्स जो होता है वो अप्रोक्स वो भी 4% के करीब ही कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। विंडोज़ की हिस्ट्री बताई गई है। विंडो की हिस्ट्री किसने शुरू किया था, कब किया था, कितने वर्जन हो चुके हैं, उसकी टाइमलाइन दी गई है पूरी पूरी। कब नया वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, नया अपडेट क्या आया हुआ है, इस सब के बारे में बताया गया है। एमएस वर्ड के बारे में, जब आप एमएस वर्ड को पढ़ो तो इसमें भी ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, एमएस वर्ड में कितने टैब है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी कमांड्स हैं, ये आपको यहाँ पर टिप्स पर रेडी होनी चाहिए, तब जाके कोई बात बनेगी। क्योंकि जिन्होंने डिवीजन के लिए फाइट करनी है उनको ये चीज़ें पता होनी जरूरी है, ठीक है। ये अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो आप अपना एमएस वर्ड ओपन करो ना, उसमें मैच कीजिए। कोई दिक्कत है तो टीचर आपके साथ बैठे हुए हैं, उनसे सवाल जवाब कीजिए, वो आपको बताएंगे कि स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ होती है। एमएस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस 1.0 कब इंट्रोड्यूस हुआ, 3.0 कब इंट्रोड्यूस हुआ। क्वेश्चन बन सकता है भाई, वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि वाइवा में आपको एक ही आंसर के 10 नंबर मिलने इजी नहीं होने वाला, ठीक है नहीं है। आपका नाम क्या है ये पूछ के आपको 10 नंबर नहीं दिए जा रहे। एक क्वेश्चन के जो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन देकर आपको सिर्फ 1 नंबर देना था, हो सकता है वही क्वेश्चन आपको वहां पर बिना ऑप्शन दिए रिपीट कर दे। समझे बात को। तो एक्सेल के बारे में कॉलम रो वर्कशीट क्या होती है। अब मैं इन चीज़ों को दोबारा से रिपीट करता हूँ, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। बड़े ध्यान से देखना, एक ही बार में समझ आ जाएगा। एमएस ऑफिस ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से बनाया गया। इसमें जो वर्ड होता है, वर्ड को विन वर्ड भी बोला जाता है, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, स्प्रेडशीट, और पावर पॉइंट को पीपीटी प्रेजेंटेशन बोला जाता है। इसकी फाइल को, जो फाइल में क्रिएट होती है, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट, इसको बोला जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं हम, वर्कबुक, और इसकी फाइल को क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंटेशन। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। अच्छा, एक्स क्या है, 2003 तक जो वर्जन थे वो कौन से हैं, उनपे DOC होता था, 2003 से नीचे। सॉरी, ये भी ध्यान रखना, अगर लिखा आएगा 2007 से पहले के जो वर्जन है उनका एक्सटेंशन क्या था, उनके साथ एक्स नहीं लगता। 2007 के बाद जो वर्जन शुरू हुए, ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, अब चल रहा है वो क्या है 2024, तो उनके साथ एक्स लगेगा। 25 नहीं बोलना बेटा, इतना भी एडवांस ना पहुंचो, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, एक्स। तो सर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, 2000 लिखा था उस पर, मैं तो एक्स लिख के आ गई या बोल के आ गई, तो मेरा क्या कसूर था। क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे, ठीक है।
अब इसमें जो होते हैं, इसमें होते हैं पेज। बाय डिफॉल्ट सिंगल पेज होता है, पर जितने पेज मर्जी बना सकते हो। इसमें होती है शीट एंड चार्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? सिंगल। 2007 से पहले जो थी उसमें क्या थी? 3 शीट, लेकिन उसे छोड़ो यहां पर। अब यहां पर क्या होती है? स्लाइड। यहां पर 1 यहां पर टाइप ऑफ स्लाइड कितनी है? 9 टाइप की स्लाइड होती है, समझे? यह है इसकी डेफिनेशन, समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद आ गया MS एक्सेस। ये एक डाटाबेस बनाया जाता है जिसमें आपको फॉर्म के ड्राम में डाटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर कोई अपना आप सॉफ्टवेयर नहीं भी खरीदते तो एक्सेस में आपने मान लिया एडमिशन डालनी है टीचर स्टूडेंट्स की, आपने कोई बैंकिंग में करना डाटा एंट्री, या आपने हॉस्पिटल में करना है, तो आप एक्सेस के अंदर भी कर सकते हो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS बनाया जाता है उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है? पहला कॉलम एक्सेल के अंदर। अब इसमें क्या होता है? वर्ड के अंदर पेजेस होते हैं, लाइन बाय लाइन लिखा जाता है, राइट। पर एक्सेल के अंदर क्या होता है? जो डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, लाइक कॉलम, जो ऊपर से नीचे तक हमें भूल जाता है सर टोटल कॉलम कितने हैं, तो पहला कॉलम कितना है। तो याद रखिए ये जो है ABCDE, ये सब क्या है जो नीचे के ऊपर बढ़ रहे हैं, ये होते हैं कॉलम। इसमें टोटल जो है पहला कॉलम होता है A और लास्ट कॉलम होता है XFD, और टोटल होते हैं हमारे पास 16,384। उसके बाद ये जो होते हैं 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास? रो। ये टोटल रो कितनी होती है हमारे पास? 10,48,576। अब यहां जहां रो और कॉलम मिलते हैं इसे बोलते हैं हम सेल। हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे इसका नाम क्या होगा? C कॉलम की दूसरी लाइन, यानी कि इसका नाम क्या होगा? C2। फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फर्क होता है? दोनों सिमिलरिटी क्या है? दोनों इक्वल टू से शुरू होंगे। फॉर्मूला होता है यूजर डिफाइन। जैसे आपने लिख दिया इक्वल टू 40 + 20 - 10 डिवाइड बाय 2, ये क्या है? फॉर्मूला इक्वल टू, सॉरी, ठीक है नहीं है, ये है। लेकिन अगर आपने लिख दिया इक्वल टू mod 10,2, तो ये क्या हुआ? फंक्शन। दोनों इक्वल टू शुरू होंगे, फंक्शन में फिर वो फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, फिर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 इस तरह से लॉजिक डाला जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये होते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइन फॉर्मूला, जो पहले से डिफाइन किए हुए हैं। जैसे आप अगर आपने मान लीजिए इसका टोटल लगाना है, तो आप इक्वल टू दिस सेलेक्ट कर लिया, फिर ये सेलेक्ट कर लिया, फिर ये कर लिया, ये था सिंपल प्लस प्लस डाल के, ये हुआ मेरे पास फॉर्मूला। अगर मैंने इक्वल टू सम करके और इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया A1 से A3 तक एंटर, तो ये क्या हुआ मेरे पास? फंक्शन। क्लियर? समझ आ गई? तो फिल्टर, गोल, सिक्स, सब टाइटल वगैरह बताया है। अब इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि सबके अपने अपने सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो ऑफिस है उसको बोला जाता है MS ऑफिस। तो यही सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों में भी है। जैसे गूगल, एक्सेल कौन सा है गूगल का? गूगल शीट, उसे क्या बोलते हैं हम? गूगल शीट। इसका कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका क्या है? MS वर्ड। उसका क्या है? गूगल डॉक्स। इसका क्या है? पावर पॉइंट। उसका क्या है? गूगल फॉर्म्स। मतलब कि आप जैसे जैसे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बेनिफिट्स है इसके। फंक्शन, मैथमेटिक फंक्शन कौन कौन से है, टेक्स्ट फंक्शन कौन कौन से है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि राइट कौन सा फंक्शन है, मैथमेटिक्स है या
टेक्स्ट फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन कौन कौन से है आपको याद रहने चाहिए। शॉर्टकट कीज, जीएसटी क्या होते हैं, डेटा एंट्री किसे कहा जाता है, ठीक है। ये स्लाइड्स के बारे में आपको बता दिया गया है, एक्सेस के बारे में हो गया, एक्सटेंशन हो गया है। ईमेल, व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होती है। देखिए आपके पास 2-3 चीज़ें होती है, वो क्या है, बस 5-7 मिनट का काम रह गया, आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट की वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, जो www से शुरू होती है, ठीक नहीं है। उसके बाद नाम आता है, जैसे हमारे सेंटर की वेबसाइट कौन सी है, RCCI world.com, .com, .in, .uk वगैरह। भाई आवाज नहीं यार, ठीक है। ये क्या होती है, वेबसाइट्स। पहली वेबसाइट टिम बर्नर-ली ने बनाई थी। जैसे भी है, कौन कौन वेबसाइट बना सकता है, कोई भी बना सकता है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने यूज के लिए कोई भी वेबसाइट बना सकता है। ईमेल क्या होता है, ईमेल में हमेशा पहले यूजर नेम आता है, यूजर नेम इन लाइक हमारे सेंटर की वेबसाइट है रॉयल वर्ल्ड 786, ये है मेरा यूजर नेम। उसके बाद @ आ जाता है और इसके साथ लग जाता है gmail.com। अब ये gmail.com क्या है, ये जीमेल एक वेबसाइट का नाम है। तो आपकी वेबसाइट भी जैसे RCCI-world.com आपने सुनी होगी, कंपनियों की वेबसाइट ऐसे होती है, हमारे सेंटर की भी है info@RCCI-world.com, ठीक है नहीं है। तो ये हमारे पास होती है वेबसाइट्स। क्लियर, साउंड बंद करना उसके बाद दस दूंगा तुम सारे को। ओके, अब ये जो वेबसाइट खुलेगी, ये कहाँ खुलती है, इंटरनेट के अंदर। अब इंटरनेट चलाने के लिए मेरे पास होते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र कौन कौन से, ब्राउज़र के नाम क्या है, ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर, आपके पास एज, फॉक्स कड़ा फिर बोली क्यों चलो बथेरे होंगे हैं इंटरनेट, तुम मोबाइल के विचकार भी बहुत सारे उसमें चलाते रहते हो। तो ये होते हैं हमारे पास ब्राउज़र। इनके अपनी कोई वो नहीं है, कोई साइट नहीं है, ये सिर्फ वेबसाइटों को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ब्राउज़र। तो उसके बाद ये जो है .com वाली ये होती है वेबसाइट, ठीक है। एक होते हैं सर्च इंजन, वो कौन से होते हैं, जिनके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है पर वो सारी वेबसाइटों की इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखते हैं। जब आप लिखते हो कि टेल मी अबाउट लुधियानाज नेहरू रोज गार्डन, तो वहाँ पर MCL की या किसी और जगह की वेबसाइट जहाँ जहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी वो सारी वेबसाइट आ जाती है। हमें इंडियन रेलवे की या टिकट बुकिंग की हमें वेबसाइट नहीं पता, बस बुकिंग करने की हमने वेबसाइट नहीं पढ़ा, पर हम गूगल क्रोम में जाकर गूगल भरते हैं और गूगल पर लिख देते हैं कि लुधियाना टू मथुरा बस टाइमिंग। तो जिस जिस वेबसाइट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी वो सारी वेबसाइट आपको शो हो जाती है। क्लियर, समझ आ गई। स्कैनिंग क्या होती है, आपकी जो फोटोज़ वगैरह जो स्कैन करके हम कंप्यूटर के अंदर लेके आते हैं वो स्कैनिंग होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग होती है, एक्सरे स्कैनिंग होती है आपकी बॉडी पार्ट को स्कैन करने के लिए। पिक्सल क्या होते हैं, आप अगर इसी फ्लैक्स को देखो बड़े नज़दीक से देखो तो इसमें छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं। आपकी फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो हो, आपके टीवी की स्क्रीन हो, आप नज़दीक से जाके देखिए उसमें बहुत बारीक बारीक पॉइंट डॉट्स बने हुए हैं, उन डॉट्स से ही वो फ़ोटो बनी होती है। वो जो छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको बोलते हैं हम पिक्सल। जितने ये नज़दीक होंगे उतनी उसकी क्लैरिटी बढ़ेगी। जितने छोटे एरिया में 1 इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही उस फोटो की क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एंड्रॉयड पता लग गया आपको, ठीक है। कौन सी कंपनी में आया था पढ़ लेना। सोशल मीडिया, कौन कौन से सोशल मीडिया फ़ोटो भी देख लेना, किसको कितने मिलियन वगैरह मिले हुए हैं।
सोशल मीडिया साइट कौन सी है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट कौन सी है, ठीक है नहीं है। कल को आप कहो कि सर ये यूट्यूब तो पता था, ये Vimeo क्या था, हमें तो पता ही नहीं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो शेयरिंग ऐप है ये, ठीक है नहीं है। तो जो चीज़ आपको पता है, अगर लाइक मैं आपसे कहूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक का नाम आप जानते हो, ट्विटर का जानते हो, लिंक्डइन आप जानते ही नहीं हो, तो मैं फेसबुक ट्विटर थोड़ी डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, तो समझ के रखना मैं पेपर कैसे बनाऊंगा। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ कौन सा है, देखो कोरल ड्रॉ विक्टर बेस्ड डिजाइनिंग, विक्टर होते हैं लाइनिंग के ऊपर जो डिजाइनिंग की जाती है, लाइनों से जो डिजाइन बनाया जाता है, स्केच बनाया जाता है, उसे कहते हैं विक्टर बेस्ड, ठीक है। और फोटोशॉप क्या है, फोटो एडिटिंग डिजाइनिंग। पेंट ब्रश क्या है, बिट मेज इमेज, बिट मैप की जो इमेज बनती है, जो पूरे ब्रश से बनाई जाती है जो डिजाइन, ठीक है। तो ये कोरल ड्रा के, अब आप ये मत कहना सर मैं तो कोरल ड्रा किया नहीं हुआ, तो ये बुक्स में जो लिखा ये तो याद करना पड़ेगा। अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग हिसाब किताब, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, टेली क्या है, किसने बनाई थी, कब बनाई थी, कौन से बंदे ने बनाई थी, फाइनल अकाउंट क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग TDS वगैरह क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ गए, MCQ क्वेश्चन आ गए। लास्ट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे प्रोग्राम हैं जो कोडिंग के जुड़े हैं, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर हम लोग करवाते हैं, सबके बारे में इंफॉर्मेशन होनी है। जैसे HTML जिनसे आप वेबसाइट तैयार करते हो, डायनेमिक पेज तैयार करते हो, उसकी कोडिंग, HTML का कोड क्या होता है, सोर्स प्रोग्रामिंग होती है। पाइथन हमारे पास इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, पाइथन कब इंट्रोड्यूस की गई है, पाइथन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ChatGPT सबसे पॉपुलर AI टूल है, वो पाइथन के अंदर रेडी किया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसके ऊपर 6th जनरेशन में काम चल रहा है, क्या कि कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोचना शुरू कर दे। तो AI में कितने ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है, कितना बेनिफिटेबल है। ChatGPT क्या है, डीप सीक क्या है, गूगल जेमिनी क्या है, जेमिनी क्या है, गूगल वालों का जो AI टूल है उसके क्या कहते हैं, गूगल जेमिनी, ठीक है। आपके पास डीप सीक है चाइना का, वो भी है, ग्रोक है ट्विटर वालों का है, X वालों का वो ग्रोक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ निकाल दूँ आपके माइंड से, कई बार कहा जाता है कि AI आपके लिए बड़ी हार्मफुल है। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड करती है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ जवाबदेही भी आती है। जिसने एटम बम बनाया था उसने लोगों को मारने के लिए नहीं बनाया था। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका यूज़ करते हैं या मिसयूज करते हैं। अगर किसी चीज़ की मोबाइल फ़ोन इसलिए दिया गया आपके हाथ में क्योंकि हम तार लेके साथ साथ नहीं घूम सकते थे, ठीक है। उसके अंदर आपको इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह इसलिए दिए गए कि आप लोगों से कम्युनिकेट करके दुनिया को जान सको बिना गए भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका मिसयूज करना शुरू कर दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि आपकी पिक्स का मिसयूज होता है तो पिक्स का मिसयूज सिर्फ ChatGPT पे नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा। जब आप वहाँ से डालने से नहीं डर रहे हो तो फिर डरो मत, आप सोच समझ के चलो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं। आप बच्चे नहीं हो, समझदार हो, समझ गए नहीं। उसके बाद आगे हमारे पास साइबर सिक्योरिटीज़ कैसे की जाती है। व्हाट इज़ ई-कॉमर्स। जो दुकानदार आमतौर पर बैठे हुए हैं, फैक्ट्री खुली हुई है, ये क्या है, कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हमने इलेक्ट्रॉनिक बेस पे यानी कि डिजिटल फॉर्म में दुकान खोल दी, उसे कहते हैं हम ई-कॉमर्स। ये क्या है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कहता है। B2C, ये क्या आता है, बिजनेस टू कस्टमर। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, बिजनेसमैन बैठे हैं ऑनलाइन, आप उससे डिमांड करते हो, आपके घर में पार्सल पहुँचा देते हैं। C2C, ये होता है जैसे OLX, सुना ना आपने, OLX पुराना माल बिकता है, वो कौन कंपनी बेच रही है, नहीं, कस्टमर बेच रहा है। किसको बेच रहा है, कस्टमर को। C2B, जैसे कि क्या नाम है, कार24, सुना आपने, पुरानी कार बेचो, किसको बेच रहे हैं हम, कस्टमर बेच रहा है किसको, कंपनी को डायरेक्ट, ठीक है नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनी होती है। रिटेल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, क्राउड फंडिंग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ये ई-कॉमर्स है। हम कहते हैं ना यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जी, आपको फला चीज़ की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी,
यानी वो कंटेंट तो बनाए जा रहे हैं पर सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको मिलेंगे। ठीक है। व्हाट इज नेट बैंकिंग? आपके पास जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं उसको नेट बैंकिंग शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने अपना पैसा किसी और के अकाउंट में भेजना है, जैसे आप जी पे गूगल पे करते हो, ये सब क्या है इंटरनेट बैंकिंग के पार्ट है। ये दो तरह से होते हैं, नेफ्ट या आरटीजीएस या आईएमपीएस। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम जो होती है, जैसे आप गूगल पे वगैरह करते हो, एटीएम से पेमेंट निकालते हो, ये सब आईएमपीएस के थ्रू जाती है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट सीधी कर देते हो, ये आईएमपीएस के थ्रू जाती है। अगर आप 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की अगर आप पेमेंट छोटी मोटी कर रहे हो तो वो नेफ्ट से चली जाती है। अगर आप उससे ऊपर की पेमेंट करना चाहते हो तो आरटीजीएस करते हो। या आरटीजीएस जो है ये आपकी रियल टाइम ग्रोसिंग होती है, जो बैंकिंग के थ्रू ही पॉसिबल होती है, डायरेक्ट नहीं होती। आप गूगल पे में भी शायद अब तो 2 लाख हो गया, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन पहले 1 लाख की लिमिट थी पर डे की। ठीक है ना, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से आपकी नेट बैंकिंग। तो ये थे आपके बारे में इंफॉर्मेशंस। आप आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। क्लास काफ़ी यूजफुल रही होगी आपके लिए, मार्क्स एक्सेस करने आसान हो जाएंगे। तो जो भी पर्सन है इसको देख रहा है, अगर क्या नाम है वीडियोस भी आपको आ जाएगी तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, ताकि उसको पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दीजिए।